हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपका हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें हम काफ़ी कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमने इसमें 23 टॉपिक तक कंप्लीट कर लिया है। तो ये टॉपिक चल रहे हैं आपके 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की NCERT की बुक्स के आधार पर, है ना। तो आप देख ही पा रहे होंगे। और स्टार्टिंग में जब पहला वीडियो था तो मैंने आपको दिखाई दिया था कि आपको किस तरह से आपके टॉपिक वाइज से चलेंगे। तो कल तक हमने गवर्नर जनरल तक कंप्लीट करा था। आज हम ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना शुरू करेंगे। तो आज ये सब देखेंगे। कल तक हमने यही विलय नीति वगैरह सहायक संधि देखा था क्वेश्चन। तो अगर आपने कल का क्लास नहीं किया तो आप पहले वो कर लो, तभी आपको ये आगे का क्लास समझ में आएगा। और अगर आपने इससे पहले की भी क्लासेस नहीं करी है तो आप वो सारी क्लासेस कर सकते हो। और आपको क्लासेस मिलेंगी कहाँ से? तो आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है ना सारे लिंक्स मिल जाएंगे। बाकायदा प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैंने हर चीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है। तो अब तक की जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, जो भी सब्जेक्ट्स की मैंने क्लासेस कराई हैं, जिन जिन बुक्स से कराई हैं, वो सब आपको मिल जाएगी। तो ये प्रैक्टिस सेट के नाम से आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा होगा। तो उसमें अब तक मैंने जितना प्रैक्टिस सेट जिस बुक का कराया है वो सारा आपको सीरियल वाइज मिल जाएगा, क्रम में एकदम। और हौच पौच नहीं होगा कि इस बुक का पहले आ गया, दूसरी बुक का बाद में आ गया, ऐसे नहीं होगा। जिस तरह से मैं कराती जा रही हूँ उसी तरह से आपको एकदम क्रम में चीज़ें मिलती जाएंगी। तो देख सकते हो आप वहाँ से और अपना जो है तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। कोशिश रहती है कि आधे घंटे का वीडियो हो, लेकिन मैं टॉपिक को बीच में नहीं छोड़ती हूँ। टॉपिक जितना बड़ा होता है क्लास उतनी बढ़ी जाती है। कभी कभी 1 घंटे का भी वीडियो हो जाता है आपका, और कभी कभी 40-45 मिनट का भी होता है, कभी आधे घंटे का भी हो जाता है। तो अभी तक तो मेरा आधे घंटे का कोई नहीं गया, आधे घंटे से ऊपर ही गया है, क्योंकि टॉपिक फिनिश होने के बाद ही मैं वाइंड अप करती हूँ। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। आज ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। कंपनी दीवान बन गई। ठीक है, तो खर्च में कमी करने और सरकारी राजस्व को बढ़ाने के वे तरीके जो मुख्यतः 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों के द्वारा औपनिवेशिक भारत में अपनाया गया था, तो वो था आपका देसी राजाओं के पुराने सेवकों की जागीरों की जब्ती, देशी राजाओं के पुराने सेवकों के इनामों की जब्ती और समाज कल्याण के कार्य बंद करना। ठीक है, तो खर्च में कमी करने और सरकारी राजस्व को बढ़ाने के बेतरीके जो मुख्यतः 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों के द्वारा औपनिवेशिक भारत में अपनाया गया, देसी राजाओं के पुराने सेवकों की जागीरों एवं इनामों की जब्ती तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा बाद में समाज कल्याण के कार्य बंद किया गया। 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश भारत को बड़े अकाल का सामना करना पड़ा, जिसमें लाखों लोगों की मौत हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय से दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो दीवानी का अधिकार 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के साथ ही प्राप्त हो गया था। ठीक है, तो मई 1765 में वेसिटार्ड के स्थान पर क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ। 1757 में वो प्रथम बार बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ था। बक्सर युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच में इलाहाबाद की संधि हुई थी, और इस संधि के अनुसार मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी। सम्राट को अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर दे दिए गए। मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन के रूप में दिए गए, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपनी प्रथम प्रेसिडेंसी स्थापित की। क्लाइव के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया। कंपनी का शासन स्थापित होने के पश्चात 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर भारतीय व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है, क्लाइव बंगाल कब वापस इसके गवर्नर के रूप में लौटा? क्लाइव बंगाल कब वापस इसके गवर्नर के रूप में लौटा? तो 1765 में क्लाइव बंगाल 1765 के गवर्नर के रूप में लौटा था। ठीक है, इलाहाबाद की संधि हुई, तो इलाहाबाद की जो संधि है वो 1765 में हुई थी। ठीक है, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी थी, तो ये थी सूरत में। भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी सूरत में थी। किस चार्टर अधिनियम ने भारतीय व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारतीय व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे जब मुर्शिदाबाद से कलकत्ता तक खजाना स्थानांतरित किया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग जो है वो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, जब मुर्शिदाबाद से कलकत्ता तक खजाना स्थानांतरित कर दिया गया था।
कंपनी की आमदनी। निम्नलिखित में से कौन सा विचार अंग्रेजों के लिए बंगाल के वाणिज्यिक महत्व का एक कारण नहीं था? तो ये अच्छी तरह से विकसित स्थानीय वाणिज्य संस्थाएं कारण नहीं था। अच्छी तरह से विकसित स्थानीय वाणिज्यिक संस्थान अंग्रेजों के लिए बंगाल के वाणिज्यिक महत्व का कारण नहीं था। अंग्रेजों के लिए वाणिज्यिक दृष्टि से बंगाल अधिक महत्व का था, क्योंकि यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र के मध्य स्थित उपजाऊ भूमि, परिवहन का साधन, सस्ते श्रमिक और कच्चे माल की प्रचुरता थी। इस प्रकार अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत की आर्थिक स्थिति स्वनिर्भर थी। कंपनी ने व्यापार में वृद्धि के लिए मुक्त व्यापार की नीति, अबंध नीति या यथेक्षकारिता को अपनाया। कंपनी के दीवानी प्राप्त करने के पश्चात बंगाल का आर्थिक दोहन तेजी से बढ़ा। अंग्रेजों की नीतियों के कारण बंगाल की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंसती जा रही थी, जिसका भीषण परिणाम बंगाल का आर्थिक दोहन तेजी से बढ़ा। बंगाल को अकाल के रूप में भुगतना पड़ा। 1769 से 70 में आए अकाल के कारण बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई तथा लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। नेक्स्ट है, बंगाल में ब्रिटिश शासन का पहला नकारात्मक प्रभाव किस रूप में देखा गया था? तो बंगाल में ब्रिटिश शासन का पहला नकारात्मक प्रभाव जो है वो 1769 से 70 का अकाल जो है वो देखा गया था। नेक्स्ट, अबंध नीति का यथेक्षकारिता का अर्थ है। तो अबंध नीति का यथेक्षकारिता का अर्थ है मुक्त व्यापार। क्या है? मुक्त व्यापार। अबंध नीति का यथेक्षकारिता का अर्थ है मुक्त व्यापार। अंग्रेजों के आने से पहले भारत की आर्थिकता, तो अंग्रेजों के आने से पहले भारत की आर्थिकता स्वनिर्भर थी। क्या थी? स्वनिर्भर थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत ने किस कारण कई अकाल देखे? तो ब्रिटिश भारत ने अनाज का भंडार के कारण अकाल देखे, उच्च भूमि राजस्व के कारण अकाल देखे और भूमि राजस्व अधिकारियों के द्वारा विरूपण, अन्य विकल्पों में से सभी कई अकाल देखे। तो 1765 में बक्सर युद्ध जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी दीवान बन गई थी और अतः उसने बंगाल के राजस्व का दोहन प्रारंभ किया। उसने राजस्व में वृद्धि के लिए नई नई भूमि व्यवस्थाओं को लागू किया एवं बागानी कृषि जैसे नील, कपास आदि को प्रोत्साहित किया। अनाज के भंडारण से लेकर उच्च भूमि राजस्व वसूली तक नए नए उपायों को लागू किया गया। कंपनी ने जमींदारों तथा अधिकारियों के माध्यम से अधिक राजस्व का दोहन किया। इस कारण बंगाल की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंसती जा रही थी। नील एवं कपास जैसी वाणिज्यिक फसलों के कारण भूमि अनुपजाऊ होती जा रही थी और इन सभी का परिणाम हमें अकाल के रूप में देखने को मिलता है। बंगाल में 1769 से 70 के दशक में भयंकर अकाल पड़ा था। 1943 के अकाल में मरने वालों में अधिकांश निम्न आय वाले परिवार से थे। इसमें से वे लोग सर्वाधिक प्रभावित हुए जो अधिक कीमत के कारण खाद्यान्न नहीं खरीद सकते थे। इसमें बंगाल की 1/3 आबादी समाप्त हो गई। इसके पश्चात बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन के समय सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1880 से 81 के दशक में प्रारंभिक अकाल आयोग का गठन किया गया। 1943 में वायसराय लॉर्ड वेबल के समय बंगाल में एक और भयंकर अकाल पड़ा था और इस प्रकार ब्रिटिश काल में 1766 से लेकर 1743 तक भारत में लगातार भयंकर अकाल पड़ते रहे। इस अकाल के कारण हैजा, मलेरिया जैसी बीमारियां फैलने लगी थी और अकाल और बीमारी के कारण बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में करोड़ों लोग मारे गए तथा अधिकांश जनसंख्या भुखमरी का जीवन जीने को मजबूर हुई। नेक्स्ट है, स्ट्रेची आयोग का संबंध किससे था? तो स्ट्रेची आयोग का संबंध अकाल से था। नेक्स्ट, बंगाल में एक और कुख्यात अकाल पड़ा। तो बंगाल में 1943 में एक और कुख्यात अकाल पड़ा था। प्रारंभिक अकाल आयोग की तिथियां हैं। तो प्रारंभिक अकाल आयोग की तिथियां हैं 1880 से 81 में। बंगाल में डैश में एक भयानक अकाल पड़ा। तो बंगाल में 1769 से 70 यानी 1769 से 70 के बीच में भयानक अकाल पड़ा था। 1943 में बंगाल में आए अकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें विकल्प है आपका बी और सी। तो हम बी और सी ही पढ़ेंगे। तो मरने वालों में अधिकांश निम्न आय वाले परिवारों से थे और बंगाल के अकाल से वे लोग सर्वाधिक प्रभावित हुए जो अधिक कीमत के कारण खाद्यान्न नहीं खरीद सकते थे। खेती में सुधार की जरूरत। तो स्थायी समझौते को किसने आरंभ किया था? तो स्थायी समझौते को कॉर्नवालिस ने आरंभ किया था। औपनिवेशिक शासन ने भारत में स्थायी बंदोबस्त
रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त जैसी राजस्व प्रणालियों को लागू किया। स्थायी बंदोबस्त समझौता को 22 मार्च 1793 को चार्ल्स कॉर्नवालिस ने बंगाल में लागू किया था। ये भारत की 19% भूमि बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि पर लागू किया गया था। इसे इस्तेमरारी या जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं। इस व्यवस्था से कप्ती को लगता था कि उन्हें नियमित राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, उत्तर प्रदेश, आगरा एवं अवध, मध्य प्रांत, पंजाब आदि क्षेत्रों में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की। थॉमस मुनरो ने ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों दक्कन में कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा प्रचलित रैयतवाड़ी व्यवस्था को विकसित किया और दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम भारत में लागू किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारत की कुल 51% भूमि आती थी। यद्यपि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई एलिफिंस्टन द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। दक्कन में प्रथम राजस्व बंदोबस्त 1818 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है। औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की? तो औपनिवेशिक भारत ने उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि स्थायी बंदोबस्त भी लागू करी, रैयतवाड़ी भी और महलवाड़ी बंदोबस्त भी लागू किया था। अभी हमने पढ़ा था। ठीक है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है वो लागू किया गया था दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम भारत में। इनमें से किस महाराज्यपाल के अधीन बंगाल का स्थायी बंदोबस्त अधिनियम पारित किया गया था? तो ये कॉर्नवालिस ने है बंगाल का स्थायी बंदोबस्त अधिनियम पारित किया था। स्थायी भूमि व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो स्थायी भूमि व्यवस्था की शुरुआत कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंबई दक्कन में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो ये 1818 में प्रारंभ किया गया था। बात करते हैं एक नई व्यवस्था की। तो क्वेश्चन है, भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं। ये किसने कहा है? तो ये कहा है रजनी पाम दत्त ने। ठीक है। तो भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया लेकिन भारतीय कृषि वर्ग को नहीं। ये वक्तव्य रजनी पाम दत्त का है। ये ब्रिटिश काल में भारत के प्रमुख आर्थिक इतिहासकार थे। किसने आधुनिक स्थानीय स्व सरकार की स्थापना की थी? तो रिपन ने आधुनिक स्थानीय स्व सरकार की स्थापना की थी। 1882 में भारत के वायसराय रिपन ने स्थानीय स्व सरकार यानी कि स्वशासन की स्थापना करी। उसने उन निकायों को बनाने की शुरुआत की जो उस वक्त मुकामी बोर्ड यानी कि लोकल बोर्ड कहलाते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि सभी स्थानीय बोर्डों को ज्यादा कारगर बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। क्या रंग का भी कोई इतिहास है? तो किसने नीले रंग का आविष्कार किया है? तो नीले रंग का आविष्कार भारतीयों ने किया था। नीले रंग का आविष्कार भारतीयों ने किया था। भारत में रंगों का प्रयोग प्राचीन काल से होता रहा है और भीमबेटका के चित्रों में 16 रंगों का प्रयोग हुआ था जिसमें सर्वाधिक प्रयोग सफेद और लाल रंग का है। अजंता और बाघ की गुफाओं में भी कई प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है। अतः रंग प्राचीन काल से ही प्रयोग में लाए जाते थे जिसमें नीला रंग एक महत्वपूर्ण रंग था। भारतीय नील की मांग क्यों थी? तो कपड़ा शिल्प का संबंध नील की फसल से था और नील के पौधे के डंठलों और पत्तों से नील का निष्कर्षण होता था। किसने इस निष्कर्षण की प्रारंभिक विधि का वर्णन किया है? तो मार्को पोलो ने इसका वर्णन किया है। तो कपड़ा शिल्प का संबंध नील की फसल से था और नील के पौधों के डंठलों और पत्तों से नील का निष्कर्षण होता था। इस निष्कर्षण के प्रारंभिक विधि का वर्णन मार्को पोलो ने किया। मार्को पोलो वेनिस, इटली का निवासी था और इसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसने 1292 से 1293 में दक्षिण भारत की यात्रा किया था। उसने काकतीय वंश की शासिका रुदम्बा का भी उल्लेख किया है। नेक्स्ट है, रैयतों की जमीन पर नील की खेती। क्वेश्चन है, निज आबाद क्या था? तो निज आबाद जो है वो इंडिगो की खेती का रूप है। ठीक है। तो ब्रिटिश काल में भारत में नील यानी कि इंडिगो की खेती के दो रूप प्रचलित है, निज आबाद एवं रैयती। निज आबाद में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे या जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे। रैयती व्यवस्था में बागान मालिक किसानों यानी रैयत के साथ एक अनुबंध यानी सट्टा करते थे। इस व्यवस्था में किसानों को कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को कम से कम 25% भूमि पर 3/20वां भाग नील की खेती करनी होती थी। इस व्यवस्था को तिनकठिया प्रणाली कहा जाता था। धीरे धीरे नीलही किसानों का शोषण बढ़ता गया। किसानों के शोषण के बारे में चंपारण बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल ने
1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी को बताया और जांच पड़ताल के लिए राजी कर लिया। नीलय किसानों को पीड़ा को दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में बड़ी सजीवता से दर्शाया है। हरीशचंद्र मुखर्जी के संपादन में प्रकाशित समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट में चंपारण के कृषक नील आंदोलन को समर्थन दिया गया था। नील कामगारों की समस्या की जांच पड़ताल करने हेतु गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने राजी किया था? तो ये राजी किया था राजकुमार शुक्ला ने। नेक्स्ट है, भारतीय किसानों को अपने होल्डिंग के 3/20वें भाग पर इंडिगो की खेती करने के लिए मजबूर करना क्या कहलाता है? तो ये तिनकठिया प्रणाली कहलाता था। ठीक है। नेक्स्ट है, नील दर्पण नाटक के रचयिता कौन है? तो नील दर्पण नाटक के रचयिता है दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट है, नील दर्पण नाटक की प्रेरणा डैश क्रैम्प है? तो ये है जम्बुकी नील। ठीक है। नील दर्पण नाटक की प्रेरणा जम्बुकी नील क्रैप है। ठीक है। नेक्स्ट है कि समाचार पत्र ने चंपारण के कृषक नील आंदोलन का समर्थन किया था? तो ये हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र ने चंपारण के कृषक नील आंदोलन को समर्थन दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है, आदिवासी डीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ठीक है। तो आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? तो क्वेश्चन है, 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? तो इसमें से तो कोई भी शामिल नहीं है, तो नीचे पढ़ लेते हैं। 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह के गारो नेता सोनाराम संगमा और पा तोगन नेंग मिंजा संगमा शामिल थे, जो 1800 के दशक के अंत और 1900 के दशक के प्रारंभ में उपनिवेशवाद विरोधी प्रतिरोध को संगठित करने के लिए गारो हिल्स में सुप्रसिद्ध थे। दिए गए उपरोक्त विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। इनमें से कौन ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था? तो ये है CR दास। ठीक है। तिलका मांझी लड़े हैं, कानू मुर्मू भी लड़े हैं, लेकिन CR दास नहीं थे। CR दास ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले जनजातीय नायक नहीं थे, बल्कि वे एक राजनीतिक पत्रकार, वकील और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की और तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू और कानू मुर्मू, जतरा भगत आदि ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले जनजातीय नायक थे। खासी विद्रोह के नेता कौन थे? तो खासी विद्रोह के नेता तिरोट सिंह सियाम थे। बंगाल प्रदेश के पूर्व में जयंती और पश्चिम में गारो पहाड़ियों के बीच खासी जनजातियां निवास करती थी। अंग्रेजों के अधिकार से पूर्व खासियों के 30 अलग अलग शक्ति संपन्न राज्य थे। ये विद्रोह 1829 में शुरू हुआ और इसके नेता तिरुत सिंह थे। 1833 में तिरुत सिंह को मृत्युदंड न देने की शर्त पर आत्मसमर्पण कर दिया और ये विद्रोह दबा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। विद्रोह और वर्ष मिलाने हैं हमको। ठीक। तो अहोम विद्रोह हुआ था 1828 में। कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 1832 में। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 में। ठीक। 1857 की क्रांति के पहले संथाल विद्रोह हुआ था, इसलिए मुझे ये याद रहता है। मोपला विद्रोह जो है 1921 में हुआ था। ठीक है। वन कानून और उनके प्रभाव। भारत में औपनिवेशिक वानिकी के निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव थे? तो बताओ कौन से थे? तो ये थे B और C, यानी कि वन संचालन के लिए बंदी श्रमिकों की आपूर्ति और पेड़ों की कुछ प्रजातियों को वैज्ञानिक ढंग से लगाना। तो औपनिवेशिक अधिकारियों ने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। वन संचालन के लिए बंदी श्रमिकों की आपूर्ति तथा पेड़ों की कुछ प्रजातियों को वैज्ञानिक ढंग से लगाना शुरू किया गया। बात करते हैं काम की तलाश। तो ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था? तो ये झारखंड के बीच में उत्पन्न हुआ था। 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों के द्वारा लिए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। झारखंड राज्य के आदिवासियों के बीच उत्पन्न ताना भगत आंदोलन बिरसा मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर के आसपास के क्षेत्रों में शुरू हुआ और उराव आदिवासियों के बीच फैल गया।
बिरसा मुंडा के बारे में बात कर लेते हैं। तो मुंडा जनजाति की मुंडारी भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो मुंडा जाति की मुंडारी भाषा जो है वो ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में मुंडा एक वर्ग है जो अनुशासनबद्ध थी। मुंडा जनजाति भारत के झारखंड राज्य में निवास करती है, जो आज भी ऑस्ट्रो एशियाई परिवार की एक दक्षिण मुंडारी भाषा है। इन लोगों के अदम्य साहस ने अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी भूमि पर स्थायी भू अधिकार पर मान्यता भी प्राप्त किया। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था। 1893 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर और रांची में सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह हुआ था। ये विद्रोह जमींदारी भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के कारण शुरू हुआ तथा बाद में धार्मिक और राजनीतिक स्वरूप ले लिया। मुंडा विद्रोह को उलगुलान महान हलचल नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा ने अपने आप को 1895 में भगवान का दूत घोषित किया और जून 1900 में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी। झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक कौन थे? तो ये थे बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा। किस जनजाति में बिरसा संबंधित है? तो बिरसा जो है वो मुंडा जनजाति से संबंधित है। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र क्या था? तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था रांची। ठीक है। नेक्स्ट है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो नीतियां और लोग से संबंधित क्वेश्चन है। पहला है कैनिंग कब से कब तक भारत का गवर्नर जनरल था? तो कैनिंग जो है वो 1856 से 1862 तक भारत का गवर्नर जनरल था। तो कैनिंग डलहौजी के बाद 1856 में भारत का गवर्नर जनरल बना, जो 1862 तक इस पद पर बना रहा। इसी के काल में 1857 का विद्रोह हुआ था, जिसके फलस्वरूप कंपनी की सत्ता को समाप्त कर दिया गया। आईपीसी और सीआरपीसी आदि इसी के काल में लागू हुआ और इसी के समय जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 यानी कि सामान्य सेवा सूची अधिनियम 1586 को लागू किया गया था। इसमें प्रावधान था कि यहाँ भी रंगरूटों बंगाली सैनिकों को आदेश दिया जाएगा जो उन्हें मार्च अपनी सेवा देना करना होगा, अर्थात सिपाहियों को विदेशों में भी समुद्र पार नौकरी करना अनिवार्य था, जो उन दिनों हिंदुओं के लिए वर्जित था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैनिंग की जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856। इस अधिनियम में जहां भी आदेश दिया गया था सभी रंगरूटों को मार्च करना था। ठीक है। नेक्स्ट है सामान्य सेवा सूची अधिनियम 1856-57 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? इसमें तैनाती के लिए सिपाहियों को विदेश जाने की आवश्यकता थी, जो उन दिनों हिंदुओं के लिए वर्जित था। नेक्स्ट है मेरठ से दिल्ली तक का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है किस वर्ष में 47वें रेजिमेंट के सिपाहियों ने भारत में बर्मा जाने के लिए मना कर दिया? तो 1824 में 47वें रेजिमेंट के सिपाहियों ने भारत से बर्मा जाने के लिए मना कर दिया। 19वीं सदी के मध्य में बंगाल की सेना में ऊंची जातियों का ही वर्चस्व था। धार्मिक विरोध सबसे पहले 1824 में उभरा, जब बैरकपुर की 47वीं रेजिमेंट को बर्मा जाने का आदेश दिया गया। हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए समुद्र पार करने का मतलब था उनका धर्म नष्ट होना, इसलिए सिपाहियों ने जाने से इनकार कर दिया था। इसके पश्चात मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ अभ्यास करने से मना कर दिया था, क्योंकि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। ये कारतूस एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त किया जाता था। 34वीं इन्फेंट्री बैरकपुर के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और अपने अफसरों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अपने उच्च अधिकारियों पर गोलियां चलाई थी और इसके पश्चात 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को अपने अधिकारियों पर हमला करने के अपराध में फांसी दे दी गई। ये 1857 के विद्रोह का आगाज था। 9 मई 1857 को 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया और बहुत से सिपाहियों को 10-10 साल की सजा दी गई। मेरठ में तैनात 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने 10 मई 1857 को विद्रोह कर दिया और अपना नेता मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को घोषित किया। 11 मई की सुबह विद्रोही लाल किले के समीप पहुंच चुके थे और सिपाहियों का साथ दिल्ली की सामान्य जनता ने दिया, जिसके कारण 11 मई को दिल्ली नियंत्रण से बाहर हो गई और सिपाहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 3 जुलाई 1857 को विद्रोहियों ने बरेली से यमुना नदी पार कर अंग्रेजों पर हमला कर दिया और उसे कैवलरी लाइन्स का युद्ध कहते हैं। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। सिपाही विद्रोह 1857 निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू हुआ था? तो ये मेरठ में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है सिपाहियों के साथ डैश ने भी मिलकर दिल्ली को लूटा।
और जिसके प्रभाव से दिल्ली 11 मई 1857 में अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर हो गई, तो सामान्य जनता ने लूटा। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में अपने उच्च अधिकारियों पर गोलियां चलाई, ये सही है। ठीक है, किस राइफल के कारतूसों का गाय और सुअर की चर्बी से चिकना होने की अफवाह के कारण सिपाहियों के बीच खलबली मच गई थी? तो ये राइफल थी एनफील्ड राइफल। कौन सी थी? एनफील्ड राइफल। 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। 1857 के दौरान दिल्ली पर कब्जा किया गया था। तो 1857 के दौरान दिल्ली पर कब्जा किया गया था 20 सितंबर 1857 को। 1857 का मशहूर विद्रोह सुप्रसिद्ध मंगल पांडे जिसका हिस्सा थे, किससे संबंधित थे? तो वे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। 3 जुलाई 1857 की शाम विद्रोहियों ने बरेली से जमुना नदी पार करके दिल्ली में प्रवेश किया और अंग्रेजों पर हमला किया। इस हमले को किस रूप से जाना जाता है? इस हमले को कैवेलरी लाइंस का युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं बगावत फैलने वाली। तो फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? तो फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला जो है वो नेतृत्व कर रहे थे। फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया। अहमदुल्ला पर अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया। अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। 5 जून 1858 को रुहेलखंडी की सीमा पर पोवाया के राजा जगन्नाथ सिंह ने इनकी गोली मार के हत्या कर दी और जेबी मौलिसन ने मौलवी अहमदुल्ला को सच्चा देशभक्त कहा है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया है? तो जगदीशपुर से कुंवर सिंह लड़ रहे थे। ठीक है, तो 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह आरा के जगदीशपुर के जमींदार थे, लेकिन उनकी जमींदारी अंग्रेजों ने छीन ली थी। उन्होंने दानापुर सैनिक छावनी के सैनिकों के सहयोग से आरा शहर में अंग्रेजी नियंत्रण को समाप्त कर दिया एवं वहां कुछ दिनों के लिए अपनी सरकार भी चलाई। अंग्रेजी सरकार से संघर्ष के क्रम में ही घायल होने के कई दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। 1857 की क्रांति में बिहार के किस नेता ने सक्रिय साझेदारी दिखाई थी? तो वो थे कुंवर सिंह। ठीक है, 1857 के में बिहार में विद्रोह किसने आरंभ किया? कुंवर सिंह ने। 1853 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? तो यहाँ पे कोई नहीं है, वैसे कौन थे? कुंवर सिंह। ठीक है, अब तालिका को मिलाना है। तो कुंवर सिंह तो बिहार से लड़ रहे थे भाई, और मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से लड़ रहे थे? दिल्ली से, फैजाबाद से। मंगल पांडे कहाँ से लड़ रहे थे? बैरकपुर से। जीनत महल कहाँ से लड़ रही थी? दिल्ली से लड़ रही थी। ठीक है, ये बता दिया मैंने। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो लक्ष्मीबाई तो झांसी से लड़ रही थी, ये सही है। कुंवर सिंह लखनऊ से नहीं, बिहार से लड़ रहे थे। तात्या टोपे ग्वालियर से लड़ रहे थे और नाना साहब कानपुर से लड़ रहे थे। ठीक है, तो कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार से लड़ रहे थे। अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई किस नीति ने रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोही बना दिया था? तो व्यवगत सिद्धांत और हड़प सिद्धांत के अनुसार झांसी भी जो है उन्होंने छीन लिया था, इसलिए। तो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई व्यवगत सिद्धांत या हड़प नीति ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोही बना दिया था। पैतृक वारिश के न होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी के द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति व्यवगत का सिद्धांत या हड़प नीति कहलाती थी। झांसी को 1853 में विलय नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे की सहायता से विद्रोह कर दिया और ग्वालियर पर कब्जा कर लिया, किंतु 17 जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के साथ हुए युद्ध में मारी गई। उनके पराक्रम को देखते हुए जनरल ह्यूरोज ने कहा कि यहाँ वह महिला सोई हुई है जो विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुष थी। इसी प्रकार लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल, पुत्र बिरजिस कद्र, कानपुर में नाना साहब, तात्या टोपे, बिहार में जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह, इलाहाबाद में लियाकत अली आदि ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। डैश की सहायता से झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर को अपने कब्जे में ले लिया था। तो तात्या टोपे की सहायता से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर को अपने कब्जे में ले लिया था। झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिला लिया गया? तो झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में 1853 में मिला लिया गया था। 17 जून 1858 को उनकी मृत्यु के बाद झांसी की रानी के बारे में नीचे दिए गए शब्दों को किसने कहा कि यहाँ वो महिला है जो विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुष थी? तो ये कहा था जनरल ह्यूरोज ने। ठीक है, हजरत महल डैश की बेगम थी, तो हजरत महल जो है वो लखनऊ की बेगम थी। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 डैश ने 1857 से 1858 तक एक राज प्रतिनिधि के रूप में लखनऊ पर अधिकार कर लिया था, तो वो थी बेगम हजरत महल। ठीक है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर से नाना साहब जो है 1857 में लड़ रहे थे। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का हिस्सा नहीं था? तो ये गायत्री देवी नहीं थी। रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी झांसी से, बेगम हजरत महल लखनऊ से लड़ रही थी और नाना साहब
कानपुर से लड़ रहे थे। महारानी गायत्री देवी कूच बिहार की राजकुमारी थी। उनका जन्म 1919 में लंदन में हुआ था। बाद में गायत्री देवी जयपुर की महारानी बनी। इन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए 1943 में जयपुर में पहला पब्लिक स्कूल प्रारंभ किया था और 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल और कानपुर का नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली पहली भारतीय महिला समाजवादी और पहली भारतीय महिला क्रांतिकारी कौन थी? तो वो थी मैडम भीखाजी कामा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख क्रांतिकारी वीरांगना मैडम भीखाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई में हुआ। ये 1902 में इलाज कराने लंदन गई, जहाँ उनकी मुलाकात दादा भाई नौरोजी से हुई और उनका धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम में रुख बढ़ने लगा। वंदे मातरम नामक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया और अंग्रेजी अत्याचार के खिलाफ जनता के बीच प्रचार करती रही। 1907 में आयोजित विश्व के समाजवादी सम्मेलन में मैडम भीखाजी ने भारत की जनता का प्रतिनिधित्व किया और वहीं पर अन्य राष्ट्रों के ध्वज फहरते देखकर भीखाजी भी भारत का राष्ट्रध्वज बनकर फहराया। इसमें लाल, पीला और हरे रंग की 3 पट्टियां थी। हरी पट्टी में 8 कमल का फूल 8 राज्यों के प्रतीक थे। पीला पट्टी में देवनागरी भाषा में वंदे मातरम लिखा था और नीचे की लाल पट्टी में सूर्य और चंद्रमा बने थे। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। किसने लिखा है? तो ये लिखा है सर जेम्स आउटरम में। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में जेम्स आउटरम ने लिखा कि 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। 1857 की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का, जबकि जॉन विलियम ने जाति के मध्य संघर्ष कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 1857-58 के विद्रोह के संदर्भ में अंग्रेजों ने मुगल शासक बहादुर शाह को दंडित करके इस स्थान पर निर्वासित किया था, तो उनको भेज दिया गया था रंगून। 1857 के विद्रोह के बाद हडसन ने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार कर लिया। उसे निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। हडसन ने सम्राट के 2 पुत्रों मिर्जा मुगल एवं मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और पोते मिर्जा अबू बकर को दिल्ली के लाल किले के सामने गोली से मार डाला था। विद्रोह के बाद के साल, तो किस साल ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी से का हस्तांतरण ब्रिटिश क्राउन महारानी को कर दिया गया? तो ये 1858 में। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में आयोजित दरबार में कैनिंग ने ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा और इस अधिनियम के अनुसार भारत में अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत का शासन अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। इसी अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय पद का सृजन किया गया और भारत का पहला वायसराय कैनिंग को बनाया गया। नेक्स्ट है क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था कैनिंग। आगे बढ़ते हैं। रानी का घोषणा पत्र 1858 में कौन से महीने में पारित किया गया था? तो बताओ कौन सा महीना था वो? इसमें से तो कोई नहीं है। तो भारत पर शासन करने की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को एक अधिनियम के माध्यम से पारित की गई, तो ये 1858। ठीक है, कारण और कथन। तो विदेशी शासन के लिए सभी की साझा रूप से घृणा की भावना के अतिरिक्त 1857 के विद्रोहियों के पास भविष्य के लिए कोई निश्चित राजनीतिक दृष्टि नहीं थी। कारण है कि यह सफलता में भी 1857 की क्रांति ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। तो विदेशी शासन के लिए सभी की साझा के रूप में घृणा की भावना के अतिरिक्त 1857 के विद्रोह के पास भविष्य के लिए कोई निश्चित राजनीतिक दृष्टि नहीं थी। असफलता में भी 1857 की क्रांति ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। प्रसिद्ध क्रांतिकारी वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, किंतु व्याख्यान नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था? तो वो थे विनायक दामोदर सावरकर, यानी कि वीडी सावरकर। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह की विफलता का कारण कौन सा है? तो इसकी विफलता का कारण है सभी, यानी कि नेता कार्रवाई की एकता विकसित करने में नाकाम रहे, लोकप्रिय समर्थन की कमी थी और भारतीय शासकों की उदासीनता थी। तो 1857 की क्रांति की विफलता के प्रमुख कारणों में एकता, संगठन और साधनों की कमी, लोकप्रिय समर्थन की कमी, भारतीय शासकों की उदासीनता, विद्रोहियों के पास योग्य और कुशल नेतृत्व की कमी, शिक्षित मध्यम वर्ग एवं बुद्धिजीवियों के द्वारा क्रांति के प्रति तटस्थता की स्थिति, व्यापारियों के द्वारा भी विद्रोहियों का साथ नहीं दिया जाना चाहिए। W.H. रशेल के अनुसार यदि भारतीय उत्साह और साहस के साथ अंग्रेजों का विरोध करते तो वे अंग्रेज शीघ्र समाप्त हो जाते। और इसी के साथ ही आज की हम क्लास करते हैं खत्म, और बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक जो है वो हम कल करेंगे। तो आई होप आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। फीडबैक जरूर दिया करिए, शेयर जरूर किया करिए।
ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय।